हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक निबंध जो कि क्लास 12 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट निबंध है और हिंदी के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको निबंध 9 नंबर के पूछे जाते हैं और 100% श्योर है कि ये निबंध 2015, 16, 17, 18 और 20, 22 में भी पूछे गए हैं। तो कंफर्म है कि 2025 में भी इसका चांस है पूछने का। तो 9 नंबर है तो हम इसे छोड़ नहीं सकते, इसीलिए हम इसको आज देखेंगे। तो है आपका निबंध मेरे प्रिय कवि सुमित्रा नंदन पंत। अपना प्रिय कवि आप लिख सकते हैं उसमें भी, या फिर मेरा प्रिय साहित्यकार। आप इन तीनों में से या फिर किसी भी प्रिय कवि पे आता है तो आप सुमित्रा नंदन पंत का लिख सकते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही कम हेडिंग में आपका ये 9 नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आपका टारगेट है अगर 90+ तो इस वीडियो को देखना न भूलें। सबसे पहले हम लिखेंगे उनके बारे में कुछ बातें। तो हम लिखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने शैशव की किलकारियाँ प्रकृति के आंचल में ही भरी। ठीक है, जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं वो शैशव की कलकारियाँ वो प्रकृति यानी नेचर के प्रति आंचल में भरी हुई हैं। उनका जन्म अल्मोड़ा नगर के कौशानी गांव में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, इनका जन्म जो है, अगर आप इनका जीवनी याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में था। ठीक है, उनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त एवं उनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। कुछ जानकारियाँ आपको देना इसमें ज़रूरी है। तो उनके पिता का नाम था पंडित गंगा दत्त एवं उनकी माता का नाम सरस्वती देवी था, परंतु जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। ठीक है, उनको जन्म देने के कुछ ही समय बाद उनकी माता का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। उसके आगे कह रहा है कि इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। ठीक है, उनके बचपन का नाम है गुसाई दत्त और काशी के जय नारायण स्कूल से 1919 ईस्वी में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1919 में इन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा को पास किया। ठीक है, और इलाहाबाद में म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया और इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद गए और म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश किए यानी कि एडमिशन लिए। ठीक है, तो ये थी इनके कुछ जानकारियाँ। अब हम देखेंगे इनके हेडिंग वाइज इनकी क्या, अगर ये प्रिय कवि हैं तो इनकी रचनाएँ, कुछ इनकी छंद अलंकार के बारे में कुछ जानेंगे। तो हम देखेंगे अब रचनाएँ इनकी। तो हेडिंग करेंगे हम रचनाएँ और इसमें लिखेंगे कि पंत जी मूल्यतः कवि थे। ठीक है, ये एक कवि थे पूर्ण रूप से। इन्होंने कहानी, नाटक, निबंध पर भी लेखनी चलाई। ठीक है, इन्होंने कहानी, नाटक, निबंध और कई चीज़ों पर भी लेखनी चलाई, किंतु उधर उनका अधिक मन नहीं रमा। ठीक है, उनका ये सब रचनाओं में अधिक मन नहीं बस पाया। अंततः काव्य ही उनकी मूल साधना रही। इनका जो मन था वो काव्य में ही ज़्यादा लग गया। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, उत्तरा, अंतिमा, रजत रश्मि, चितंबरा, कला और बूढ़ा चांद, रश्मि बंध, लोकायतन आदि उनके काव्य ग्रंथ हैं। आप यहाँ से ये भी जान सकते हैं कि इनके काव्य ग्रंथ कितने हैं, तो आप इन सबको नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके बहुविकल्पीय में पूछेंगे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इतने सारे इनके काव्य थे और इनकी कहानी, नाटक, निबंध में ज़्यादातर मन नहीं लगा, इसलिए वह काव्य में ही लीन थे और इन सारे रचनाओं का उन्होंने उल्लेख किया था। अगला हेडिंग है हमारा अगला हेडिंग है काव्यगत विशेषताएं। इसमें हम लिखेंगे कि पंत जी की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फिर आगे हम हेडिंग करेंगे क्या, देखिए, राष्ट्र प्रेम की भावना। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे कि पंत जी के काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य और युग चेतना। ठीक है, पंत जी के काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य और युग चेतना के साथ साथ राष्ट्र प्रेम की भावना भी विद्यमान है। कवि को देश से स्वाभाविक प्रेम है। भारत माता का सजीव चित्र देखिए।
ठीक है। यहाँ पर कवि जो है अपने काव्य में एक लाइन भी लिखे हैं जो कि प्राकृतिक सौंदर्य और युग चेतना के साथ इनकी राष्ट्र के प्रेम की भावना उसमें लीन है और विद्यमान है, और कवि को देश से स्वाभाविक प्रेम है और भारत माता का सजीव वो इस प्रकार दिखाते हैं। तो चलिए ये लाइन है जो इनकी काव्य वो मैं आपको बता दूं। तो इन्होंने लिखा है कि भारत माता ग्रामवासिनी 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असंभ अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। ये था इनका लाइन जो कि इन्होंने काव्य में भारत माता की सजीव चित्र पर लिखा है। अब हम देखेंगे इनकी भाषा शैली को। तो हेडिंग करेंगे हम भाषा शैली। भाषा शैली में लिखा है कि पंत जी की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। ये आप याद रखिएगा कि इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, फिर भी भाषा में कोमलता और माधुर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। वो किसी भी संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनकी भाषा में कोमलता और माधुर्य जो कि है गूंजता रहता है, और ये सब चीज़ें उनकी भाषाओं में कूट कूट कर भरी हुई है। कहीं कहीं फारसी और ब्रज भाषा के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। इस इनके काव्य में कहीं कहीं फारसी और ब्रज भाषा के भी जो चीज़ें हैं वो प्रयुक्त हुई हैं, शब्दों का प्रयोग इसमें है। यत तत्र संधि और लिंग के नियमों का उल्लंघन भी भाषा में दिखाई पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर यत्र तत्र संधि और लिंग इन सबका इन नियमों में उल्लंघन की भाषा में दिखाई पड़ता है। ये थी इनकी भाषा शैली जो कि बहुत ही इजी था। अगला हम हेडिंग देखेंगे। अगला हेडिंग है रस छंद और अलंकार। देखिए, रस छंद अलंकार यानी कि ये जो काव्य लिखे थे उसमें इन्होंने कुछ रस की भी उच्चारणा की थी, और छंद भी इनके काव्य में मिलता है और अलंकार भी। कई बार क्वेश्चन में पैराग्राफ आपको दे दिए जाते हैं और उस पर बताना पड़ता है कि ये कौन से रस हैं या कोई छंद है या फिर कोई अलंकार है, तो उसे पहचान के लिखिए। तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे कि पंत जी के प्रेमात्मक काव्य में श्रृंगार और प्रगतिवादी रचनाओं में करुण रस का सुंदर परिपाक्य हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि जो पंत जी हैं वो अपने प्रेमात्व काव्य में यानी कि प्रेम की भावना में जो कार्य लिखे हैं काव्य, उसमें श्रृंगार और प्रगतिवादी रचनाओं का और करुण रस का सुंदर परिपाक हुआ है। यानी कि उसमें करुण रस की भी भावना जो किए हैं वो बहुत ही सुंदर परिपाक में किए हैं। यद्यपि पंत जी की रचनाओं में संयोग और वियोग दोनों रस का वर्णन है। ठीक है, उनकी जो रचनाएं हैं उनमें संयोग रस और वियोग रस दोनों रसों का वर्णन किया गया है। पंत जी ने मात्रिक छंदों का विशेष प्रयोग किया है। उन्होंने मात्रिक छंद यानी कि छंद की बहुत ही विशेषताएं बताई हैं। काव्य में संगीतात्मकता और कोमलता लाने के लिए उन्होंने आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया है। ठीक है, जब काव्य की संगीत मधुरता उसमें आती है तो उसमें कोमल का मधुर वाणी भरने के लिए उन्होंने आवश्यकता अनुसार कुछ परिवर्तन भी किए हैं। फिर लाइन चेंज करके इसमें लिखना है कि उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, अलंकार जो है वो 3 है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि सादृश्य मूलक अलंकार पंत जी की विशेषताएं प्रिय है। पंत जी की जो विशेषताएं हैं उसमें उन्होंने रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों की ही सदृश्य मूलक अलंकार में पंत जी ने इनकी विशेषताएं बताई हैं, किंतु उनका प्रयोग किसी सजावट के आग्रह से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से हुआ है। इन सब का प्रयोग इन अलंकारों का किसी सजावट में नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से उनकी भावना को जताने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुप्रास, संदेह, उल्लेख आदि अलंकारों का भी प्रयोग काव्य में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अतिरिक्त जो अलंकार हैं जैसे कि अनुप्रास, संदेश और कई चीज़ों का उल्लेख भी उन्होंने इस अलंकार में उस काव्य में देखने को मिल जाता है। तो आप इस प्रकार से उनके कई रचनाओं काव्य को देख सकते हैं जिसमें उन्होंने कई अलंकार का वर्णन किया है, कई रस के वर्णन किए हैं और कई छंद के वर्णन किए हैं, जिसमें आप छाट सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार
कौन सा रस और कौन सा छंद है। ये हो गई आपके रस, छंद और अलंकार की विवेचना। अब हम लास्ट हेडिंग देखेंगे, उपसंहार। हेडिंग करेंगे हम उपसंहार और इसमें लिखेंगे कि भाव और कला दोनों दृष्टियों से विचार करने पर यह सिद्ध होता है। ठीक है, लोगों ने भाव और कला दोनों ही दृष्टियों से विचार किया और यह सिद्ध हुआ कि पंत जी आधुनिक युग के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, जो पंत जी हैं वो आधुनिक युग के हैं। ठीक है, और ये प्रतिनिधि कवि हैं। इनके काव्य में विचारों की गहनता के साथ साथ भावों की व्यंजना इतनी कोमल और कमनीय पदावली में हुआ है कि मतलब इनका जो काव्य है उसमें अपने वो विचार और गहनता के साथ साथ भाव और व्यंजनों को इतनी कोमल और मधुरी से पदावली में व्यक्त किया है कि यह निर्णय कर पाना कठिन हो जाता है कि पंत जी कवि अधिक है अथवा विचारक या शिल्पी। ठीक है, तो वो जो रचना किए हैं, काव्य लिखे हैं, उसमें इनकी कोमलता और मधुरता इतनी उच्चनीय है कि इनकी पदावली से शक हो जाता है और बहुत ही कठिन है निर्णय लेना कि पंत जी एक कवि अधिक है या फिर कोई विचारक या शिल्पी। तो ये थी इनकी बहुत ही सारी विवेचना और किस प्रकार से इन्होंने कैसी कैसी रचना की और इनकी क्या पसंद क्या नापसंद थी। इस प्रकार से आपका पूरा समाप्त होता है निबंध इसका। आई होप आपको ये 9 नंबर के जो निबंध हैं वो समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इजी है सुमित्रानंदन पंत का। अगर आप ये कवि के नाम और इसका निबंध लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर जो कि हैं बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।